अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इससे पहले कि हम माशी मसाइल और उनके हल की तरफ आएँ, आपके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप जितने भी मईशतदान हैं उनसे पूछें, जितने कानूनदान हैं उनसे पूछें, सियासतदानों से, सिविलियन से, जिनसे बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला इलीट कैप्चर का है। यानी जो तमाम रिसोर्सेज हैं, जिसका हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फुकदान नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, उन पर कब्जा जो है वो एक एलीट, एक अशराफिया का कब्जा है। अगर बहुत से अफराद जो पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की जोग्राफिया, पाकिस्तान के समाजी मामलात पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि ये अशराफिया नहीं, दरअसल बदमाशिया है, जिसकी पाकिस्तान के तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कैप्चर उन्होंने किया हुआ है। और यही मसला पाकिस्तान में आइन और कानून के इतलाक को लेकर है। जिस रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं और जिन ममालिक की हम मिसालें देते हैं कि उन ममालिक में किस तरह का कानून है, कानून का इतलाक किस तरह होता है, मौसर, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से होता है, हम उन मुल्कों की मिसालें तो देते हैं, लेकिन हम उस निज़ाम तक कभी इसलिए नहीं पहुंच सकते कि यहां पर कानून पर भी एलीट तबके का कब्जा है। ये कब्जा किस तरह से है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कानून की कार्रवाई को मुकम्मल ना होने में किस तरह यानी खलल डाला गया। एक रीसेंट अरेस्ट से आपके सामने मामला शुरू करते हैं। हम सब ने देखा 9 मई को बलवाइयों ने, तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने वायलेंस पूरे मुल्क में फैलाया, सिविल मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल ISPR की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, सबकी तरफ से आया। इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि तमाम के साथ यकसा सुलूक, यानी तमाम के साथ या तो सिविलियन जिन्होंने तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, उन्हें जो रूल ऑफ लॉ, जो मुल्क में कानून है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयां होंगी। इन बलवाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन शरपसंदों को आखिर वक्त तक इस पर जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ इनके आगे इनसे निपटा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम अफराद में, जैसे आज भी कुछ केसेस मिलिट्री कोर्ट रिफर्ड हुए, इन तमाम अफराद में एक खातून ऐसी थी जिनका ताल्लुक एलीट से था। ये वही अशराफिया है जिसका मैंने जिक्र किया, जिनका पाकिस्तान की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा होता है। ये एलीट कोई भी हो सकती है। और मजे की बात, इस एलीट में कोई सियासी तफरीक भी नहीं होती। यानी जो हम सियासी ओपिनियंस या इख्तिलाफ राय हम देखते हैं कि हमारे शोज में या सियासी जमातों के दरमियान पाया जाता है, लेकिन जब इस एलीट की बात आती है तो तमाम तफरीक बालाए ताक चली जाती है, तमाम इख्तिलाफात हट जाते हैं और सब यकसू होकर इस एलीट को बचाने में लग जाते हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं खदीजा शाह। खदीजा शाह, जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, वहां से लेकर इनकी गिरफ्तारी तक, इस पूरे मामले के अंदर हम ये सब तो जानते हैं कि ये जी जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की नवासी हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब की बेटी हैं, ये सब कनेक्शंस तो जानते हैं। लेकिन इनकी गिरफ्तारी से पहले से लेकर इनकी गिरफ्तारी तक क्या क्या हुआ, इसने पाकिस्तान की बदबूदार अशराफिया से फिर पर्दा उठा दिया, फिर बेनकाब कर दिया कि किस तरह अपने मफाद के लिए गठजोड़ कर ये किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुल्क के मसाइल, आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए ये ना सोच सकते हैं, ना इत्तफाक कर सकते हैं, ना साथ बैठ सकते हैं। सोच भी नहीं सकते साथ बैठने का, सोच भी नहीं सकते मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक होने। खदीजा शाह की गिरफ्तारी का मामला शुरू होता है तो उनके शौहर जानजेब अमीन उनकी टिप की बुनियाद पर, यानी जो कि ऑलरेडी इश्तिहारी हैं, तकरीबन 80 लाख के एक चेक डिसऑनर केस में और दीगर केसेस में भी शहर कराची में, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो टिप यानी वो देते हैं पुलिस को, ये बताते हैं कि वो एक अपार्टमेंट में गुलबर्ग में हो सकती है। जब वहां पुलिस छापा मारती है तो खदीजा शाह वहां से कुछ मिनट कबल ही फरार होने में कामयाब हो जाती है। पता लगता है कि ये अपार्टमेंट किसका था। ये अपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का नहीं था, यानी इमरान खान साहब के किसी चाहने वाले का नहीं था। ये जहांगीर तरीन साहब की साहबजादी मेहर तरीन और उमर शेख का अपार्टमेंट था, उनके शौहर। वो जहांगीर तरीन साहब जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ है इस वक्त, लेकिन अशराफिया का गठजोड़ अपनी एलीट को बचाने के लिए वो ऐसा है कि वो सियासी तफरीक को भूल जाता है। फिर इसके बाद ओन चौधरी साहब, जिनके बारे में ये खबरें बाकायदा मुसद्दक़ तरीके से आई, उन्होंने उसकी नफी की, उन खबरों की। ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है अगर वो नफी करना चाहें, कि जो जहांगीर तरीन साहब के दस्ते रास्त रहे हैं और इससे कबल इमरान खान साहब के दस्ते रास्त थे और इस वक्त वजीर आजम के मावरे खुसूसी हैं, उन्होंने बाकायदा किरदार अदा करके खदीजा शाह को छुड़वाने या खदीजा शाह को गिरफ्तारी ना करने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स को टेलीफोन किए और यह कहा कि खदीजा शाह को ना गिरफ्तार किया जाए। ये भी वही एलीट कैप्चर, ये वो गठजोड़, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, कोई सियासी तफरीक नहीं, कोई सियासी इख्तिलाफ राय, सब बालाए ताक। एक एलीट को बचाने के लिए सब एक हो गए, सब एक पेज पर आ गए।
लेकिन आटे की कीमत कम करने के लिए कोई एक पेज पर नहीं आएगा। डॉलर बढ़ रहा होगा, कोई एक पेज पर नहीं आएगा। चीनी बढ़ रही होगी, कमीशन बन जाएंगे, लेकिन कोई एक पेज पर नहीं आएगा। एक आम आदमी का बच्चा गिरफ्तार होगा, वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार होगा, तो कोई एक पेज पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, इत्तलात ये भी है कि कुछ कॉलें और इस वक्त ऑफिस से भी आई, और साथ साथ जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो इस वक्त अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं, जो कि निकाह के अंदर भी खतीजा जाके बताया जाता है कि गवाह रह चुके हैं, वो एक्टिव हो गए। फिर उनको बताया गया कि इस पे आर्मी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस है, यानी 9 मई के वाकयात में कि को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी अशराफिया का बच्चा हो या आम आदमी का बच्चा हो, ये तो हमारी स्टैब्लिशमेंट और आर्मी ने ये स्टैंड लिया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर चौधरी शुजात साहब की भी कोशिशें रायगा गई, वो भी कुछ नहीं कर सके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि खतीजा शाह के हवाले से उनके ससुर और उनके वालिद ने, उनके ससुर ने गारंटी दी कि खतीजा शाह को 5 बजे तक पेश किया जाएगा, फिर भी वो पेश नहीं हुई। और फिर एक और किरदार सामने आते हैं, ख्वाजा तारिक रहीम। ये वही नाम है जो रिसेंटली मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स में अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के साथ, कुछ ऑनरेबल जजेस के साथ जिनकी गुफ्तगू सामने आई है और हुकूमत के मुखालिफ समझे जाते हैं। ख्वाजा तारिक रहीम के बहुत से मामला हैं जिसके हवाले से वो मशहूर है, लेकिन इस मामले के अंदर भी उनका एक किरदार था। इन्हीं की गाड़ी के अंदर खतीजा शाह के ससुर और उनके वालिद जब जा रहे थे और पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया, फिर सीसीपी ऑफिस तक उनको लेकर गए, जहां पर जाकर उनसे कहा कि आपने तो गारंटी दी थी, अगर आप गारंटी नहीं देते तो फिर हम आपके बेटे को इश्तिहारी जो जिसमें वो है, यानी जो सलमान शाह साहब के दामाद हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वहां एक और किरदार सामने आया, और ये है सहाफी मारूफ चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब के बारे में इत्तलात आई कि वो यहां पर एक्टिव हुए और उन्होंने बीच बचाव कराकर ये गारंटी दी कि खतीजा शाह आप अरेस्ट हो, खानदान को भी मुतमईन किया, एतमाद में लिया, और उसके बाद खतीजा शाह का अरेस्ट मुमकिन हो सका। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में जब हम कहते हैं कि इलीट कैप्चर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान में आईन और कानून के इतलाक, रूल ऑफ लॉ में किस तरह ये इलीट, जब इनका कोई अपना बच्चा सामने आता है, क्योंकि हर एक के ताल्लुकात हैं। जिस स्कूल में पढ़ी खतीजा शाह, उस स्कूल में उनके दोस्त, उनके अब्बा के दोस्त, उनके ससुर के दोस्त, उनके चचा के दोस्त, उनके मामू के दोस्त, उनकी अम्मा के दोस्त, कोई ना कोई कहीं से बचाने को आ जाता है। ये एलीट अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये तो सलूट है पाकिस्तान की अफवाज को, जिन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले में 0 टॉलरेंस बरती जाएगी। 9 मई के वाकये में किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वो खतीजा शाह हो या कोई भी हो। और यही हुआ, फिर खतीजा शाह अरेस्ट हुई, गिरफ्तार हुई। और अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में अगर उन्होंने फौजी तनसीबात में हमला किया है, अगर शवाहिद हैं, तो उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, और जो लोग ये कहते हैं कि अदालत के अंदर ये ट्रायल हो सकते हैं सिविलियंस के, उनके लिए सिर्फ एक मिसाल, जो मिसालें देते नहीं थकते, बरतानिया की और अमेरिका की, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल जिसके बाद हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। इस मिसाल में आपको बताते हैं कि अगस्त 2011 में बरतानिया के अंदर कुछ हंगामे फूटे। ये बरतानिया में हंगामे एक 29 साला नौजवान की हलाकत पर फूटे, जब पुलिस की जानिब से गोली लगने पर इस नौजवान की हलाकत हुई। इस नौजवान का नाम मार्कडुगन था। इसकी हलाकत सस्पिशन की बुनियाद पर हुई। पुलिस को यह शक था कि यह हमला कर सकता है। इसके पास एक शॉटगन भी थी। यह हलाक हुआ। इसके बाद लंदन में फसादात शुरू हुए। ये फसादात फैलकर यॉर्कशायर, मैनहट्टन, इस वक्त मैनचेस्टर और दीगर इंग्लैंड के शहरों तक फैल गए। इसके बाद 11 अगस्त तक, जब ये 6 और 11 अगस्त के दरमियान वाकयात हुए, वहां के वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने वहां फौरी तौर पर यह ऐलान किया, डेविड कैमरॉन ने, कि अदालतें 24 घंटे तक खुलेंगी और स्पीडी ट्रायल होगा। 4000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। नुकसान का तखमीना लगाया गया 200 मिलियन पाउंड्स। और उसके बाद 24 घंटे अदालतें लगी। ना सिर्फ लोग गिरफ्तार हुए, बल्कि जजेस ने एक एक रात के अंदर कन्विक्शन भी दी। और मैं आपको ह्यूमन राइट्स की मिसाल दूं, जो ह्यूमन राइट्स चिल्ला रहे हैं उनके लिए, कि एक 11 साल की बच्ची को 9 माह की रेफरल ऑर्डर पनिशमेंट दी गई। उसका जुर्म क्या था कि उसने खिड़की तोड़ी थी। एक 12 साल के बच्चे को सुपरमार्केट से बोतल चुराने के जुर्म में 9 माह रेफरल ऑर्डर सजा बर्तानिया में दी गई। और इसी तरह से एक शख्स को कपड़े चुराने के जुर्म में 9 माह की कैद सुनाई गई, 50 पाउंड का फाइन हुआ। यह बर्तानिया की मिसाल है, जो आज हमें ह्यूमन राइट्स सिखा रहे हैं उनके लिए, कि जब एक मुल्क में केओस, अनसर्टेनिटी, फसाद आप बर्पा करेंगे, तो उस मुल्क का आइन, उस मुल्क का कानून, उस मुल्क के रियासती इदारे भरपूर तरीके से कानून पर अमल दरामद करवाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे और अहम सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान रुपया और डॉलर जो पैरिटी है वो कैसे कंट्रोल आएगी, हुकूमत के प्लान्स क्या हैं, 30 जून के बाद क्या होगा, IMF नहीं होगा तो फिर क्या होगा, IMF प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा और क्या सोल्यूशन है, इस पर बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ अहमद शुनॉय साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तज़निगार, और हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर इक़्तिसादी और टैक्स उमूर भी साथ मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब, आप एक सोल्यूशन दे चुके हैं, पहले भी मईशत को बेहतर करने के बहुत सी तजावीज़ आप पेश कर चुके हैं। 30 जून के बाद जब IMF प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वाज़े इशारे हैं कि IMF अब नहीं आ रहा, हमारा ऑल्टरनेट प्लान क्या होना चाहिए, क्या है, आपकी इत्तला है और आप क्या तजवीज़ करते हैं? मलिक बोस्तान साहब। हम तो पहले तजवीज़ कर चुके हैं और मेरे ख्याल पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया कि IMF ने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना, सिर्फ लकीरें निकलवानी है और तिगनी का नाच नचवाना है। वो हर उसके शैतान की आंच की तरह उसका रोज़ एक मुतालबा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने तो इससे पहले ये डार साहब को और हुकूमत को ये प्रपोजल दिया था कि हम स्वाप अरेंजमेंट के तहत $1 अरब माना फराम करने की सलाहियत रखते हैं, हमें इसकी इजाज़त दी जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम लेकर पाकिस्तान में ले आएंगे। 98 में ये ऑलरेडी हमने फार्मूला इस पर अमल हो चुका है और हमने $10 अरब उस वक्त इकट्ठे करके दिए थे और अभी हमने 1 साल में $12 अरब और 2 साल में $24 अरब की पेशकश की है। तुर्की ने ये फार्मूला अपनाया हुआ है, उसने अभी इसी 2021 में इम्प्लीमेंट किया था और 120 अरब तुर्की अभी तक इस फार्मूले के तहत ले चुका है। तो ये पूरी दुनिया में स्वाप अरेंजमेंट इसको कहा जाता है और अगर हम इस पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से भी निकलेगा, हमारे रिजर्व भी बढ़ जाएंगे और IMF की मोहताजी से भी जान छूट जाएगी। और डॉक्टर साहब, ये आप डॉक्टर साहब के आने से ये बताइए मलिक बोस्तान साहब कि इस पर वजह क्या है, ये इजाफा जो अभी हुआ है मसनूई है, सियासी हैजान है, ये हज के हवाले से डॉलर की डिमांड है, ये जो अभी इजाफा हुआ है ये आप समझते हैं आर्टिफिशियल है, वापस आएगा या ये बढ़ चुका है अब वापस नहीं आएगा? ये सारी चीज़ें जो आपने बयान की, आज की दायरा 65,000 लोगों ने जाना है, डेली 4 से 5 मिलियन वो रियाल ले रहे हैं इस वक्त, रोज़ाना हाजी जो जा रहे हैं हज फ्लाइटों पे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वो दूसरे जो हज ऑपरेटर हैं उन्होंने इस दफ़ा पहले वो पाकिस्तानी रुपए के वो पैकेज एक्सेप्ट करते थे, अब उन्होंने जो भी उनके पास कस्टमर आता है वो कहते हैं रियाल खुद लेके आए, जिस कौन सा आपने पैकेज लेना है, VIP लेना है, ऑर्डनरी लेना है, मीडियम लेना है, तो वो उस हिसाब से फिर मार्केट से वो रियाल खरीदने आ रहे हैं और पहले उसके उनको इंटरबैंक से मिल जाते थे, अब उन्हें फ्री मार्केट से लेने पड़ रहा है। इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग की जब से हुकूमत ने लग्जरी चीज़ों पे ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं और उन पर बैन लगाया, LC'याँ नहीं खुल रही और कंटेनर अभी तक लोगों के फंसे पड़े हैं, तो अब पब्लिक ने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। 105 करोड़ का क्रेडिट कार्ड बैंकों ने इशू कर दिए हैं, रोज़ाना $10 मिलियन उनकी डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा टाइम बाइंग कर रहे हैं। तो ये हाजियों की डिमांड है, क्रेडिट कार्ड की डिमांड है, इम्पोर्टरों की जो छोटी LC हैं वो अब अपने बैंकों के ज़रिए जमा करा के ले रहे हैं। और दूसरे सियासी अदम इस्तेकाम है हुकूमत की और PTI की लड़ाई ने पाकिस्तान को जो है मैशत को रोन डाला है और ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा दिन ब दिन जो हो रहा है, आप देख रहे हैं अप्रैल में और मई में 23% इजाफा हुआ है और हमारे जो है नौजवान पाकिस्तान के फोर्सेस निशाना मार रहे हैं दहशत गर्दों के, इससे भी बड़ा बुरा असर पड़ा है और मैशत आप उसकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। सही। और इकरामुल हक साहब, आपके नज़दीक क्या ये मसनूई है जो अभी इजाफा हुआ है? दूसरी बात, कोई 30 जून के बाद क्या होगा, लोगों के जहनों में सवाल है, आपके पास क्या तजवीज़ है इकरामुल हक साहब? जी देखिए, जब तक आप अपनी बुनियादी जो ढांचे के अंदर मसाइल हैं उसको ठीक नहीं करते हैं, ये बढ़ता रहेगा क्योंकि अब इंडस्ट्री बंद भी हो रही है, डिमांड आपने बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म करके भी देख ली, मगर पाकिस्तान के अंदर जो भी बाहर से चीज़ें आएंगी आप उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आप कोई वैल्यू एडिशन करके फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक वक्ती तौर के ऊपर बाहर से डॉलर्स लेने का, वो तो बहुत वक्ती हल होगा, मगर जाहिर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, पाक रुपीस का दोबारा वापस अपनी सतह पर आना किसी मुनासिब सतह पर, तो तभी मुमकिन है जब आप मईशत की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करें। अब आप देखते हैं सीरियसनेस का तो ये हाल है कि अभी फिर उन्होंने जो है अपने जो उनके स्वाबदीदी हैं अखराजात उसमें अप्रूवल दी है। उसके बाद देखिए कि हमारा डेट सर्विसिंग जो है वो अब हमारी नेट इनकम से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आने वाले बजट में सबसे बड़ा दबाव जो है वो हमारे ऊपर डेट सर्विसिंग का होना। अब प्राइमरी सरप्लस तो बड़ी दूर की बात है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह लग रही है कि
हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बहुत ट्रिलियंस में जाएगा, और उसके साथ में डेट सर्विसिंग की जो इतनी बड़ी अमाउंट आएगी, तो ये सारी चीजें अरेंज करने के लिए फिर अपने बिजनेसेस को भी तो खोलना है। इनको कब तक हम बंद रखेंगे? अगर सप्लाई चेन इसी तरह बंद रहेंगी तो इंडस्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। डॉलर के ऊपर तो जाहिर है कि प्रेशर पाकिस्तान का ये जो जरूरियात है ये तो किसी सूरत कम नहीं होगी। कभी स्पेकुलेटिव इसलिए भी हो जाता है कि जाहिर है जो अनसर्टेनिटी में लोग बहुत फायदा भी उठाते हैं, मगर इस वक्त डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। उसको मीट करने के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि स्टॉप गैप जो अरेंजमेंट तो करें, मगर साथ में हम कंपेटिटिव एनर्जी का टैरिफ भी तो दें अपने एक्सपोर्टर्स को। अब उनकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो जाहिर है उनकी जो है वो फिर आप उनके यूनिट्स भी बंद होंगे, ले ऑफ होंगे, तो बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि होलिस्टिकली भी देखा जाए तो ये उस वक्त तक हम इसमें कोई बेहतरी नहीं लॉन्ग टर्म देख सकते जब तक हम ये बुनियादी चीजें ठीक नहीं करेंगे। सही। और अहमद चुना साहब, आपके नज़दीक 30 जून के बाद क्या होगा? अब इकराम उल हक साहब तो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मलिक बोस्तान साहब एक हल पेश कर चुके हैं, ना सिर्फ इधर बल्कि स्टैंडिंग कमेटी में वजीर खजाना को हर प्लेटफॉर्म पे पेश कर चुके हैं। और आपके नज़दीक क्या तजवीज़ है, यानी आफ्टर 30 जून क्या प्लान है हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, मैं मोअज़्ज़िज़ दोस्त की बात से एग्री करता हूँ कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है वो 30 जून के बाद आना है। और ऑब्वियसली ये जो बजट आ रहा है 8-9 जून को, उसमें एक डायरेक्शन होगा, एक इंडिकेशन होगा कि आगे हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले ही ये कह दिया गया है, बिल्कुल सही है, कि जो हमारा डेट रीपेमेंट के इंटरेस्ट लोन है वो हमारी टोटल रिसीट का 50% से ज़्यादा है इस साल का। और वो जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पिंच कर रहा है, और इसके लिए जो है वो नए टैक्स एवेन्यूज़ जो हैं तलाश करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ टैक्स एवेन्यूज़ की बात आ रही है, एक्सपोर्टर्स को टैक्स करने की बात आ रही है, और जो एवेन्यूज़ हैं कि जहाँ पर टैक्स नहीं लगे हुए उनको टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रूडेंट पॉलिसी ये होगी कि दो चीज़ें ये कर लें कि जो ऑलरेडी टैक्सेबल्स हैं उनको आप मत छेड़ें, नए एवेन्यूज़ तलाश करें, वहाँ पर टैक्स लगाएं ताकि वो रेवेन्यू जनरेट हो और ये बिजनेसेस अपनी जगह पे चलते रहें। डिवैल्यूशन की वजह से बाहर इंडस्ट्रीज़ ने बहुत बड़ा सफ़र किया हुआ है। इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए कोई बात की जाए, लेकिन मैं आज भी बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। जो बोस्तान साहब ने कहा वो अपनी जगह पर है, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और भी एवेन्यूज़ जो हैं वो आगे एक्सप्लोर हो रहे हैं और शायद उसका बहुत जल्द अनाउंसमेंट आ भी जाए। अच्छा, क्या कि हमें अगर जब हम IMF को छोड़ रहे हैं तो हमें दूसरे ब्रदर मुल्कों से जो है वो फंडिंग की बहुत कभी उम्मीद है, और इस सिलसिले में बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। तो सर दूसरे मुल्कों से जो आप कह रहे हैं वो बायलैटरल लेंडिंग की उम्मीद है, कमर्शियल बैंक से लेंडिंग है, उनके क्या मतलब है? क्योंकि हमने देखा बड़े हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स हैं, क्योंकि हमारी रेटिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है इस पर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम यह लोकल लोन जो है वो 20-22% पे उठाते हैं, जो हमारे टी बिल्स हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन टी बिल्स को भी वहाँ कन्वर्ट कर देना चाहिए कि वहाँ 6-7-8-9% पे हम चले जाएंगे, और क्या चले जाएंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। तो ये तो ज़हर कातिल है कि जो यहाँ बोरिंग हो रही है 22% में टी बिल्स की, वो बोरिंग जो है वो बहुत कम होगी। और ज़ाहिर है ये कमर्शियल लोन्स भी होंगे, ये बायलैटरल लोन्स भी होंगे, ये फंडिंग भी होगी, और इसका अनाउंसमेंट मैं ये समझता हूँ कि बजट से पहले एक्सपेक्टेड है, ताकि एक लॉन्ग टर्म जो है वो विजन आ जाए कि पाकिस्तान का अगला साल कैसे दूसरे ममालिक करें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से हम करेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं IMF प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, लेकिन अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही उस ऐलान की भी। देखिए, वो हो चुका था, मैं समझता हूँ कि हो जाना चाहिए था, और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आकर इस बात पे हामी रहा हूँ कि जो IMF के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पाकिस्तान की जो मईशत है, जो फाइनेंशियल पैकेजेस हैं, उनको सही राह पे चलाने वाली बात है, जो हम नहीं कर रहे थे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे पास नहीं था, और मैं समझता हूँ उससे सबक सीख लेना चाहिए कि चलें, अब अगर हम IMF के उसमें नहीं जा रहे और वहाँ पर हमारी बात नहीं बन रही, तो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हैं उनको ज़रूर मेनटेन करके चलें, और अगले साल का एक मुफस्सल प्रोग्राम होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या डेट रीपेमेंट होगी, पाकिस्तान के जो बार बार डिफ़ॉल्ट का ख़दशा है, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे और हम सर्वाइव इंशाल्लाह कर जाएंगे। और जून तक तो लगता है कि जी सर्वाइवल है, जून तक की जितनी भी हमारी रीपेमेंट्स हैं वो
इन ऑर्डर लग रही हैं। इसके बाद दिसंबर तक का भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इनके पास इंतज़ाम होगा। एक बड़ी वाज़ेह बात आप ये देखें कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले 2 महीने से जो है वो हो नहीं रहा और उसकी वजह से एक बड़ी हौसला अफजा शक्ल निकल आई है कि हमारे पास बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन सर आपने जो कहा कि हम ऑल्टरनेट प्लान पे वर्क कर रहे हैं, वो दूसरे ममालिक से लोन्स की सूरत में या एड्स की सूरत में जो भी हमें मिलता है, बोसान साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तजवीज़ ये भी हमने देखा कि एक बज़ ये भी मार्केट में थी कि शायद कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम भी आ सकती है डॉलर के हवाले से कि जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है उनको बोला जाए कि आपको वाइट करने का ऑफ़र किया जाए या आप प्रिवेलिंग रेट के ऊपर ख़रीदें और हम आपको ऑफ़र करें। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, आपके जहन में आपसे कोई ऐसी तजवीज़ डिस्कस हुई है? क्या ये कोई मुमकिन हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये काफ़ी फोरम से ये चीज़ उठाई गई है और हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, डार साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन उनका कहना ये है कि IMF ने फिलहाल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, इस वजह से हम मजबूर हैं। हाँ, अगर IMF हमें प्रोग्राम अवेल नहीं करने देगा तो फिर ज़ाहिर है हम अपने ऑप्शन जो है इस पर अमल करेंगे और लोगों से अपील करेंगे मुल्क की खातिर अपने डॉलर वो लेके आएँ। देखो, इसके ऊपर हमने खुद दरवाजे बंद किए हुए हैं, हालांकि लोग देना चाहते हैं और इस सिलसिले में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को, डार साहब को और स्टैंडिंग कमेटी को मैंने ब्रीफिंग भी दी है कि FATF और हमारी मीटिंग भी हुई है FATF के साथ, उनका मैंने रूल भी उनको बताया है। वो $15,000 €15,000 तक वो कहते हैं अगर कोई करेंसी आप बाइंग करते हैं तो उस पर KYC करें, ID की ज़रूरत नहीं है। सही। तो इस वजह से लोग ID देना नहीं चाहते क्योंकि FIA और FBR तंग करते हैं लोगों को, तो वो कहते हैं KYC तो हम कराने को तैयार हैं। मैंने हुकूमत को कहा इस पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप इसको तो कम से कम हटा दें। आप तो $1 में भी कहते हैं कि आप लोगों से वो ID भी मांगे, बायोमेट्रिक भी कराएं, उनकी वीडियो भी बनाए थे। ये इतना बड़ा इन्होंने लम्बा प्रोसेस कर दिया, अब इस चैनल में लोग आने नहीं चाहते, तो इसी वजह से ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है। इसी वजह से आप देखो 2 साल पहले पाकिस्तानी बैंकों में $6 अरब थे डॉलर अकाउंट होल्डर के, वो सारे के सारे बाहर चले गए। तो इसकी वजह से जब से FIA ने FBR ने नोटिस भेजे हैं लोग खौफजदा हो गए। ये तो भाई तो ये कितनी रकम होगी मलिक हुसैन साहब, ये कितनी रकम होगी मजमूई तौर पे अगर हम ये एमनेस्टी देते हैं कि आप अपना पैसा वाइट कर सकते हैं या अच्छा रेट ऑफर करें लोगों को कि वो आएँ और अपने डॉलर्स हुकूमत को या बेचें आपके थ्रू, तो ये कितने हो सकते हैं, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं अंदाजा? मेरा ख्याल है कम से कम बहुत से कम ये $50-60 बिलियन जो है ये इकट्ठा हो सकता है। $50-60 बिलियन पास जी बाहर भी बहुत पैसा पड़ा है। आप देखो पिछले 30 साल में $180 अरब पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में गया। इसका मतलब यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है। $100 अरब आपके कर दें, $80 अरब फालतू गया आपका। तो ये चीज़ें वापस लाई जा सकती हैं, एतमाद देना होगा, लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी और डंडे से आपसे कोई भी काबू नहीं है। अगर डंडा उल्टा कैपिटल को फ्लाई कर देता है तो मैंने उनसे कही क्या है कि लोगों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोग देने को भी तैयार हैं। अभी जो स्वाप पॉलिसी के तहत मैंने दुबई का दौरा किया, सऊदीया का दौरा किया, मैंने लोगों से बात की, ऑनलाइन मीटिंगें की, तो हर लोग देने के लिए तैयार है। मुल्क का दर्द हर आदमी गया, हर आदमी जज्बा रखता है। हमने उन्हें कहा कि इसी मुल्क से आपने कमाया था, मुल्क को ज़रूरत है तो आप दें, तो लोग देने के लिए तैयार है। सिर्फ वो कहते हैं हमें रिस्पेक्ट दी जाए और हमारी इज्जत की जाए और हमें एतमाद दिया जाए। $50-60 बिलियन। मैं अहमद चुनाई इकरामुल हक साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले अहमद चुनाई साहब 50-60 आप समझते हैं इतना पोटेंशियल है कि हुसैन साहब जानते हैं वो कह रहे हैं $50-60 बिलियन है पोटेंशियल? देखिए, जो सरकारी एस्टिमेट है जो आज अखबारों में फ्लैश हुआ है वो $8 से $9 बिलियन है और मैं समझता हूँ कि $8 से $9 बिलियन भी अगर आ जाता है इस एमनेस्टी वाइड स्कीम में तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पाकिस्तान को बूस्ट मिल जाएगा और ये वो रकम है जो पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि 30 जून तक तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे, अंडर एन एग्रीमेंट है विथ IMF और 30 जून को अगर ये एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन साथ साथ अब ये भी देखना है कि हुकूमत के दिन कितने रह गए हैं। देखिए, हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए कि इन असम्बलीज़ की आइनी मुद्दत जो है वो 12-13 अगस्त तक है और 12-13 अगस्त को ये असम्बलियाँ जो हैं वो हर सूरत में हट जाएंगी और केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। आगे सवाल ये है कि जी इलेक्शन कब होने हैं। ये
मेरा ख्याल है केयर टेकर गवर्नमेंट का फिर काम है कि 60 to 90 डेज़ में जो है जो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड होता है वो हो जाना चाहिए और हम एक दोबारा मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में चलें। तो जो भी अनाउंसमेंट होगा, जो भी काम होंगे इस गवर्नमेंट के, उनको ये सोच के करना है कि आगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन का अगर सीज़न है और इलेक्शन होंगे तो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को कैसे फेस करेगी, आगे हमारी क्या प्लानिंग होगी, क्या मुश्किलात होंगी, हम किसी मफरूज़े की बुनियाद पर कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे चले जाएंगे, मेरा ख्याल है हम प्लानिंग नहीं कर सकते। एक 50 से 60 अरब डॉलर वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 8 से 10 अरब डॉलर जो सरकारी एस्टिमेट है। इकरामुल हक साहब, ये कितना हो सकता है? दूसरा बताएं कि ये जो हम खरीदेंगे तो उसके लिए हमें पैसा प्रिंट करना पड़ेगा इकरामुल हक साहब, या हम पैसा टीबिल से, मतलब किस तरह हम गवर्नमेंट किस तरह ये कैश इन सर्कुलेशन जो है मईशत में वो कैसे कंट्रोल होगा फिर इकरामुल हक साहब? जी, इसका 3 पहलू हैं। जो इसके अंदर लीगल चीज़ है वो तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि जून के बाद शायद हमें IMF की जरूरत ना हो, मगर मेरा ये ख्याल है कि 22 प्रोग्राम जो हमने किए उसमें से एक कामयाब हुआ, तो 23-24 ये बहुत जल्दी इसमें से जान नहीं छूटने वाली है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लें ये प्रोग्राम तो जारी रहना है। और इस वक्त इस तरह का कोई एडवेंचर जो हम सोच रहे हैं कि शायद हम कोई बहुत खुली एमनेस्टी दें और लोगों के पास जो डॉलर उन्होंने छुपा रखे हैं या अपने जहाँ भी उन्होंने कैश की शक्ल में रखे हैं उसको निकाल लें, ये प्रपोजिशन को देखने के लिए बहुत सी कबाहतें आएंगी। और इंटरनेशनली भी आपको पता है कि बहुत मसाइल इसमें अब रजीम्स बहुत सख्त होती जा रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि दरअसल चाहिए तो ये कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो है अगर ये लोग डॉलर्स में करना चाहते हैं तो हुकूमत को बहुत सी जो अपनी इंडस्ट्रियल, देखिए बहुत से इनके अपने इंडस्ट्रियल कम से कम ये वहाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और बाहर से भी मेरा ये ख्याल है कि दोस्त ममालिक हो या और जगह से हो, अब हमें मजीद कर्जों की बजाय जैसे ये भी एक इंडस्ट्री के कर्जे की शक्ल ही होगी, क्योंकि रिपैट्रिएशन तो फिर भी बाहर से आएगा तो करनी पड़ेगी, लोकल होगा तो फिर आप उनको पाक रुपीज तो नहीं देंगे, वो तो कहेंगे जी मैं तो डॉलर ही लेना चाहूँगा। तो ये बहुत मुश्किलात इसमें आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी बजाय तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि आप डॉलर टर्म में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाएं और लोगों को अच्छा उसका जो है वो रिटर्न दें और एक कॉन्फिडेंस की जो है फिजा पहले तो ठीक करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एतमाद हमारे अपने बिजनेसमैन का ही खराब हो चुका है, बाहर का तो क्या होगा। तो ये सियासी जो हमारी चकलेशें हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, इनको जितनी जल्दी खत्म किया जाए और फिर मईशत के बारे में ये डॉलर्स को कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, फिर फ्यूचर में इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये तो परपेचुअल इशू रहेगा। आज कोई लोग दे देंगे, कल फिर ये जनरेशन होगी। तो ये मैं जरा एमनेस्टीज वगैरह का इतना आपको पता है कि हक में नहीं होता, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। तो चाहिए ये कि हम इसके बजाय कोई ऐसी जो है अपनी मईशत को ऐसे खतूत पे इस्तेमाल करें जिसमें लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट करें और आप उसकी फिर ऑनर करें और आपकी इंडस्ट्री लगे, आपकी इंडस्ट्री जो रुकी हुई है वो आगे चले, लोगों को रोजगार मिले। तो ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ये जरूरी है, ना कि वो लोग जिन्होंने कोई माफिया लाइक ऑपरेशन से और चीजों से बहुत बड़े डॉलर्स इकट्ठे कर लिया अब हम उनको डीक्रिमिनलाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को अब ऐसी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट्स की बजाय अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ जाना चाहिए, सियासी अदम इस्तेकाम को जितनी जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए, निगोशिएशन करके टेबल पर आकर लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका इलेक्शंस की तरफ जल्द अज जल्द जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी जो मईशत है उसके अंदर बहुत से ऐसे इम्कानात हैं कि अभी हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जोर नहीं दिया है, अब आगे जाकर हमें मिनरल्स पे ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे हमारे कॉर्पोरेशन हो सकता है। इस ब्रेक के बाद सिर्फ लास्ट कमेंट्स आप पैनलिस्ट के हम लेंगे, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में डॉलर बहरान का हल क्या है, मुमकिन सॉल्यूशंस क्या हैं, ऑल्टरनेट और मुतबादिल रास्ते क्या हैं। मैं तीनों मेहमानों की राय इस पर लास्टली जो ओपिनियंस हैं उनके तजावीज़ आना चाहूँगा। मैं चुना साहब पहले आपकी तरफ से, क्या बजट में आने वाला है, क्या तजवीज़ होंगी आपकी हुकूमत को?
देखिए, मैं समझता हूँ बजट में जो एक ख़ास बात है जिसका हम लोग भी मिले थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और दूसरे लोगों से बातचीत हो रही थी, उसमें हमारा इस बात पे ज़ोर था कि जिन पे टैक्स लगे हुए हैं उनको ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स ना करें और नए एवेन्यूज़ को तलाश करें। तो डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई हेडवे ज़रूर आएगा कि नए एवेन्यूज़ तो तलाश होंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो हमने बड़ा ज़ोर दिया कि उनको रिलीफ दें, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़नी चाहिए। और लास्ट ईयर अगर 6.8 थी और आज इस साल 0.37 आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और इसको बेहतर इम्प्रूव होना चाहिए। तीसरा ये कि जो हमारा कल भी मुतालबा था, आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस आई हुई थी उनको रिलीफ दें, उनको हटाएं, ताकि हम जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, ताकि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ आ जाए, चाहे उसमें मशीनरी हो, चाहे उसमें रॉ मटेरियल हो, चाहे उसमें दूसरे स्पेयर्स हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पे बात की गई है। फिर आम आवाम को रिलीफ देने के लिए बात की गई है कि कहीं अगर सब्सिडी नहीं दे रहे तो वो मेजर्स करें कि जहाँ महंगाई का इज़्दाम आ रहा है वहाँ अगर इम्पोर्ट में कुछ जैसे ऑयल में अगर रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट को, $80 की हम बात कर रहे हैं, अगर रशिया से $60 में आता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो $20 का रिलीफ जो है वो आवाम को पास ऑन किया जाए। उस पास ऑन होने से जो है वो रोज़ जो ज़रूरत रोज़मर्रा की अशिया हैं उसमें भी कमी वाक़ हो सकती है। आज मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका ये है गवर्नमेंट को कि जो वीट की प्राइसेस थी वो 480 से लेट से $300-290 पे आ गई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो मैं समझता हूँ आम आवाम को मिलना चाहिए। मलिक बोस्तान साहब, आप क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को बहरान से निकलने की भी, और बजट भी है आगे? बोस्तान साहब देखो जी, जब तक हम अपने खर्चात पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई उम्मीदें रखना या बातें करना तो बस ख्वाब ही हो सकता है। सबसे पहले हुकूमत को खुद अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। हम बार बार कह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी पेश करके $17 अरब तो सिर्फ हमारे हुकूमती खर्चात हैं और जो फैसिलिटियाँ लोगों को दी हुई इस पर काबू पाएँ। और हमारा अब देखो जो 9 महीने का आपका रेवेन्यू है वो आप उससे सूद आपने ज़्यादा अदा करना, आपके पास पैसे नहीं, आप $1.5 खरब रुपये आप बैंकों से मजीद लेके अपने खर्चात पूरे करेंगे, फिर किस तरह आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो बचत पे आना चाहिए और वैल्यू एडेड में आना चाहिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारा जो ज़राअत का कम अज़ कम शोबा है इसमें तो हम तरक्की कर सकते हैं। IT पे बहुत पोटेंशियल है हमारा, हुकूमत जो है इसमें जो है $5 अरब तक ले जा सकती है अपने IT को प्रमोट करके। फसलें जो है वो 6 महीने की मेहनत है, इस तरह स्किल्ड लेबर है 1 महीने की मेहनत है। IT जो है कि अगर आज आप लोगों को प्रमोट कर देते हैं तो दूसरे दिन आपकी कमाई शुरू हो जाती है। छोटे छोटे चीज़ें हैं लेकिन इसमें आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और आप पाकिस्तान तक भी इस दलदल से निकल सकते, कर्जों से भी निकल सकते हैं और मज़ीद कर्जे लेने से भी जान छूट सकते हैं इंशाल्लाह। और इकरामुल हक साहब, आप क्या तजवीज़ देंगे? जी देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नए टैक्सेस जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स बेस पे बिल्कुल ना लगाएं, बल्कि इसमें भी रिलीफ दें। 1.7 ट्रिलियन के तो आपने एग्जम्पशंस दे रखी हैं, उसको फिर फौरी तौर पर ख़त्म करें, अपने अखराजात कम अज़ कम 50% कम करें। और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ना सिर्फ अपने अखराजात को इस हद तक कम करे, बल्कि इसके साथ बिल्कुल उन तबकात में जिनको टैक्स की छूट दी हुई है मुकम्मल तौर पर वापस लें। और नए जो एवेन्यूज़ है जहाँ टैक्स बिल्कुल नहीं, ये जो हमने नॉन फाइलर्स वाला तमाशा शुरू किया हुआ है कि जी बस वो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा दे दे, यहाँ लोग अब भी इस बुरे हालात में भी जिन लोगों ने बहुत सा पैसा अनटैक्सड उनके पास है तो इनफॉर्मल इकॉनमी में रोज राइसेस तक खरीद रहे हैं, आप उनको क्या थोड़ा सा आप उनसे विद होल्डिंग ज़्यादा ले लेते हैं, ये तरीका नहीं है। उनकी जो भी आमदनी है उसके मुताबिक टैक्स, वो टैक्स नेट में है ही नहीं, वो बस आपने विद होल्डिंग का एक जरिया रखा हुआ है। और जो एग्जिस्टिंग हमारी इस वक्त इंडस्ट्री है उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है। आपकी तजावीज़ हम इस पर मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे। मैं माज़रत हूँ क्योंकि वक्त में पहुँचा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका, अहमद चनोय साहब का, मलिक बोस्तान साहब का, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहरान से निकालने का हल पेश किया। फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर देखते रहिएगा।